ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज 2s1, 2s2, 2p2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p पहना दी 5, 2p पहनाई 6। समझ गए इतना? ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो साइज़ है वो साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है, और अट्रैक्शन मतलब ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। लेकिन इसमें दो पेयर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, बेरिलियम बोरॉन एंड सेकेंड वन इज अ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्यों? ये देखो S2 फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, दिस इज P1 का कोई मतलब नहीं है यार, P1 ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है। S2 फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से। सेम वे पर नाइट्रोजन फैमिली जो हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हाफ फील्ड से निकल रहा। अब देखो ध्यान से सुनो, ये उम्मीद मत करना कि मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की यहाँ पर तुमको डेफिनेशन समझाऊंगा, समझा कि नहीं समझा? समझा, डायरेक्ट पढ़ो। हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। सेम यही कहानी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और यहाँ पर देखो ये तो फुलफिल्ड है, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है किसी भी पीरियड में? नोबल गैसेस की होती है। अगेन इंक्रीज करेगा, लेकिन दो पेयर एक्सेप्शनल होंगे, मैग्नीशियम एल्युमिनियम और दूसरा फास्फोरस सल्फर। क्यों? सेम ऊपर वाला रीजन, ज़्यादा होगी इनकी। समझा कि नहीं समझे? समझे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर, ओके। अब अगर हम बात करें वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे ए ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझा कि नहीं समझा? एंड हम सब जानते हैं कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन विल बी ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। रीजन की बात करेंगे तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, ए प्लस से निकल रहा, A2+ से निकल रहा। A2+ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है। A2+ में सबसे A+ और A2+ में सबसे ज़्यादा ENC, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन A2+ में होगा, तो A2+ इलेक्ट्रॉन को फिर से रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। इसी बेसिस में कंपैरिजन आता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। सही बात है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है 2p3 एंड दिस इज 2p4, नाउ दिस इज हाफ फिल्ड। फाइल अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकेंड ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्वेश्चन कहता है क्यों? तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन A+ से निकलना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर? 2p3, और यहाँ पर क्या आएगा? 2p3 एंड हेयर विल बी 2p2। अब यहाँ पर देखो ये हाफ फिल्ड हो गया है, हाफ फिल्ड। अब इसे स्लो मत करवाओ यार, नहीं तो फिर ये खत्म नहीं होने वाला पी ब्लॉक कभी भी, ठीक है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन को निकलना, मतलब 2p3 से इलेक्ट्रॉन को निकलना, हाफ फिल्ड 2p3 नाइट्रोजन है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है A+ से इलेक्ट्रॉन निकलना, मतलब O+ और N+ से इलेक्ट्रॉन निकलना। O+ का मतलब है 2p3 और N+ का मतलब है 2p2। तो नाउ दिस इज हाफ फिल्ड, दैट्स वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ओके। आगे इस परिवार में अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पे जो साइज है वो इंक्रीज करता है, करेक्ट है। किसी भी फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, मतलब ENC मतलब अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, और अगर अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रो जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा, तभी तो ये दोनों नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स और ये मेटल है, ये मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ गए इतना? तो ये कहानी है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की। किसकी कहानी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार छाप लो, मैं रखता हूं सही से। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इस परिवार के एलिमेंट्स की एलोट्रोपी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एलोट्रोपी। अब ध्यान से सुनो, बिस्मथ को छोड़कर, एक्सेप्ट बिस्मथ, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स शोज एलोट्रोपी, एक्सेप्ट बिस्मथ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली शोज, क्या शोज, एलोट्रोपी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि फैमिलीज के लिए पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और रेडॉक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिना आपका भला नहीं हो सकता है, ठीक है। एलोट्रोपी की बात करेंगे। नाइट्रोजन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा नाइट्रोजन और दूसरे को बोलते हैं बीटा नाइट्रोजन। दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये वाला क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। और बीटा नाइट्रोजन जो है, इट इज़ अ हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस के कई सारे एलोट्रोप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट एलोट्रोप का नाम होता है वाइट फास्फोरस। अब आप सब जानते हैं कि ये टेट्राएटॉमिक है, तो आप यहाँ P4 भी लिख सकते हैं। वाइट फास्फोरस ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, कोई गोरा इंसान है वाइट, उसको काफ़ी देर तक खड़ा रख दो तो पीला पीला हो जाता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम येलो फास्फोरस भी है, येलो फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के बाद नेक्स्ट आता है रेड फास्फोरस। ज़्यादा गर्म कर दो तो रेड हो जाता है वो, रेड फास्फोरस। इसका बाद एक आता है ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। नेक्स्ट वन इज अ स्कारलेट फास्फोरस एंड द लास्ट वन इज अ वॉलेट फास्फोरस। इतने सारे एलोट्रोप्स हैं किसके, फास्फोरस के, और ये सभी टेट्राएटॉमिक होते हैं। सारे एलोट्रोप्स टेट्राएटॉमिक होते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में मैं व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में अभी डिफरेंस पढ़ाने वाला हूँ। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट कपड़े नेता पहनते हैं तो इसे हम नेताजी बोलेंगे। व्हाइट फास्फोरस की सारी प्रॉपर्टी नेताओं वाली होगी। रेड कपड़े बाबा लोग पहनते हैं तो रेड फास्फोरस को हम लोग बाबा जी बोलेंगे। अभी थोड़ी देर में प्रॉपर्टीज डिफरेंस पढ़ाता है व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में। क्लियर है? व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट कपड़े नेताजी, रेड फास्फोरस लाल कपड़े बाबा जी। इसके बाद आर्सेनिक आता है। तो आर्सेनिक के 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन है? फर्स्ट वन इज अ ग्रे, सेकेंड वन इज अ येलो एंड द थर्ड वन इज अ ब्लैक। एंटीमनी के भी 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन है? येलो, येलो, ब्लैक एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोसिव। और आप सब जानते हैं कि बिस्मथ का कोई भी एलोट्रोप नहीं होता। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अगर ऑप्शन में बिस्मथ नहीं दिया और पूछ ले कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में कौन एलोट्रोपी शो नहीं करेगा, तो फिर आप नाइट्रोजन को टिक करेंगे। फर्स्ट प्रियोरिटी बिस्मथ को देंगे, बिस्मथ एलोट्रोपी नहीं शो करता। लेकिन अगर बिस्मथ ऑप्शन में नहीं है तो फिर प्रियोरिटी किसको देंगे? नाइट्रोजन को। क्लियर है? अगर बिस्मथ नहीं है तो। एनी डाउट यहाँ तक? नहीं, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। ये दोनों ही P4 है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो नेताजी की होती, रेड फास्फोरस की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो बाबा जी की होंगी। बाबा जी का ठुल्लू ना बोलना, ठीक। आगे बढ़ते। नेताजी, परफ्यूम कौन लगाता? नेता की बाबा। नेता मतलब ये गार्लिक इन ऑर्डर होते हैं। बाबा जी मोह माया मुक्त, इनको कोई परफ्यूम की जरूरत नहीं, दे आर ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस, स्पेलिंग देख लेना अगर गलत है। सेकेंड वन इज, ध्यान से सुनना, नेताजी आए, उनको थोड़ी देर खड़ा रखो तो पीले होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। मतलब वाइट, दे वाइट फास्फोरस आर वाइट, कब? इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, बट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ज़्यादा देर खड़े रखो तो वो पीले हो जाते हैं, बिकम्स येलो।
और बाबा जी इनको चाहे बैठाओ चाहे खड़े रखो, ये इनके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाल ही रहते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? नेता लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। बाबाओं को ज़्यादा मतलब नहीं होता, दे आर लेस रिएक्टिव। दोनों में स्टेबल कौन ज़्यादा होता? तो नेता की कुर्सी से 5 साल चलती, 5 साल बाद हो सकता है वो हार जाए, लेस स्टेबल। लेकिन बाबागिरी का धंधा जो है जीवन भर चलता है, एक बार बाबा बन गए तो जीवन भर कमाते रहोगे, जेल में भी गए आसाराम की तरह तो भी कमाएंगे। ये मोर स्टेबल होते, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता? रेड फास्फोरस इज मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है इतना? कोई कन्फ्यूज़न नहीं आता कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि जहरीला कौन होता दोनों में, जहरीला, तो नेता ही जहरीले होते यार, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो दे आर पॉइजनस। पॉइजनस चूहा मार दवा बनाने में काम आता है, रैट किलर। बाबा लोग पॉइजनस नहीं होते, दे आर नॉन पॉइजनस। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। वाइट कपड़े वाला जो है, मतलब हम बात करेंगे वाइट फास्फोरस की। नेताजी वाइट कपड़े पहने हुए हैं, इनको अंधेरे पे खड़ा कर दो, कितने डिफरेंस हो गए? 5। अंधेरे में अगर खड़ा कर दो तो ये चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? वाइट की वजह से। जैसे हम बोलते हैं ग्लो इन डार्क, वाइट फास्फोरस डार्क में चमकता है। क्यों चमकता है? तो उसका रीजन है ड्यू टू स्लो कंबस्टन। व्हाइट फास्फोरस का स्लो कंबस्टन होता है, स्लो कंबस्टन। स्लो कंबस्टन क्यों होता है डार्क में, इतने कम टेम्परेचर पे वो क्यों स्लोली कंबस्ट करता है? ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही जल्दी ये जलने लगते हैं। नेताओं का इग्निशन टेम्परेचर, जलने का जो टेम्परेचर है बड़ा कम होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर। इन डार्क ही ये ग्लो करते हैं। एंड वाइट फास्फोरस का डार्क में ग्लो करना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फॉस्फोरसेंस। फॉस्फोरसेंस। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फॉस्फोरसेंस, तो द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फास्फोरस टू ग्लो इन डार्क ड्यू टू द इट्स स्लो combustion that occur due to its low ignition temperature, that is a 3 डिग्री सेल्सियस, that is called phosphorescence। क्लियर है? बाबा लोग ये चमकते नहीं है, नको ग्लो इन डार्क, ये लोग डार्क में नहीं चमकते। समझ में आया इतना? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। आगे बात करें तो नेता लोगों को क्या चाहिए? कार, सुख, सुविधाएं। कार का मतलब सी, सुख एस, सुविधाएं एस, CH2, सॉल्युबल इन CH2 बट इनसॉल्युबल इन पानी। पानी में इनसॉल्युबल होते, पानी से कैसे मोह माया रखेंगे? पानी में कुछ डालो तब तो मतलब रखेंगे लोग। बाबाओं को कार सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं, दे आर इनसॉल्युबल इन CH2 एंड पानी, दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट फास्फोरस इज डिसॉल्व इन अल्कली, अल्कली में डिसॉल्व हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फास्फोरस जो है अल्कली, अल्कली NaOH प्लस पानी में डिसॉल्व हो जाता, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, एंड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेम रिएक्शन हम S ब्लॉक में जब NaOH नाम का कंपाउंड पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं। अल्कली में बहुत सारे नॉन मेटल डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, हैलोजन भी डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, फास्फोरस भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता, सल्फर भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फास्फोरस के बारे में बता रहा। फास्फोरस जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता तो एक सॉल्ट बनाता है NaH2PO2 प्लस बनता है PH3। अब फास्फोरस 0, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकालो, +1 है, हेयर इज -3, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -3 रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्लियर हुआ? इसका नाम होता है सोडियम, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। एक्चुअली में एक फास्फोरस का ऑक्सी एसिड होता है H3PO2, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है? गलत, हाइपोफॉस्फोरस एसिड
H3PO2 का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझ में आया? इसकी बेसिसिटी 1 होती है, एक H प्लस गया उसकी जगह उसका सॉल्ट बना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहलाता। क्लियर है? PH3 का नाम फॉस्फीन है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अक्सर ये कंपाउंड भूल जाता है, पूछा जाता है, रेडॉक्स में भी पूछा जाता है। तो याद रखो P4 अल्कली में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, 0 से +1 जाता है और 0 से -3 +1 वाला है, इसका एक सोडियम सॉल्ट होता है और -3 वाला फॉस्फीन होता है। कब? जब ये वाइट फास्फोरस है। लेकिन अगर यहीं पर हम इसे रेड फास्फोरस बोले, P4 + NaOH + H2O, और ये एक रेड फास्फोरस है, तो रेड फास्फोरस अल्कली में डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आया? तो कौन सा फास्फोरस अल्कली में डिसॉल्व होता है? व्हाइट फास्फोरस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इसको। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम रेड फास्फोरस को वेपराइज करें एंड देन उसे कंडेंस कर दें, वेपराइज करके क्या कर दें? कंडेंस, तो रेड फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है वाइट फास्फोरस में। क्लियर? यहां पर समझते हैं। अगर हम वाइट फास्फोरस को 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो वाइट फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है अकॉर्डिंग टू द सुटेबल कंडीशंस। यस, लास्ट पॉइंट देखो, वाइट फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, ये P4 के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता, लेकिन ये जो है इट एग्जिस्ट एज कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। ये P4 का होल N के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है, मतलब कई सारी P4 यूनिट आपस में अटैच होती है। अब कैसे अटैच होंगी? तो पहली P4 यूनिट बनाओ ऐसा, दूसरी P4 यूनिट बनाओ लाइक दिस, और ये वाला बॉन्ड जो था इसको तोड़ के मैंने उनका आपस में अटैच कर दिया। तो इस तरीके से दिखने वाला जिसमें कई सारी P4 यूनिट्स आपस में अटैच्ड हों, वो रेड फास्फोरस होता है। क्या होता है? रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस सिर्फ एक यूनिट होती है, रेड फास्फोरस वो पॉलीमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है, कई सारी यूनिट्स हो जाएंगी उसके। क्लियर हुआ इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो ये डिफरेंस हुआ वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस के बीच में। क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं ब्लैक फास्फोरस की। किसकी? ब्लैक फास्फोरस। ये जो ब्लैक फास्फोरस है, दिस इज थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, व्हाइट और रेड में ज़्यादा स्टेबल कौन था? रेड। सही बात है। लेकिन अगर थर्मोडाइनमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल पूछा जाए तो थर्मोडाइनमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ब्लैक फास्फोरस। कौन स्टेबल होता है? ब्लैक फास्फोरस। क्लियर? ब्लैक फास्फोरस भी दो फॉर्म पर होता है, एक होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा आता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस, ये सब P4 ही होता है, टेट्राएटॉमिक, ऑल ऑफ दीज आर टेट्राएटॉमिक। क्लियर है? अल्फा ब्लैक फास्फोरस कब बनता है? तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस तब बनता है जब हम लोग रेड फास्फोरस को, मैं P लिखूं या P4 लिखूं इतना मतलब नहीं है, जब हम लोग रेड फास्फोरस को 530 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। बीटा ब्लैक फास्फोरस कब बनता है? जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को, किसे? ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लेता कभी ट्रू एंड फॉल्स में। जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को, किसको? व्हाइट फास्फोरस को अंडर हाई प्रेशर 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है बीटा ब्लैक फास्फोरस में। बीटा ब्लैक फास्फोरस में। क्लियर है? 4 लिख दिया तो सब जगह 4 करो। फिर जैसे आप कार्बन का थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप क्या पढ़ते हैं? ग्रेफाइट पढ़ते हैं। वैसे फास्फोरस का थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप क्या होता है? ब्लैक होता है। समझ में आया इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? ओके। तो ये फास्फोरस के एलोट्रोप्स की कहानी थी। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, सांस ले लेते भाई। तो ये सभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा आप लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में। अब इस परिवार के एलिमेंट किस किस टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं, थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक आएगा अब हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड्स। यही ऑर्डर हर फैमिली में होगा। नेक्स्ट फैमिली में भी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर नेचर ऑफ कंपाउंड्स आएगा। पहला कंपाउंड
इस परिवार के एलिमेंट्स का, दैट इज हाइड्राइड्स। पढ़ो क्या लिखा है, हाइड्राइड्स। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ट्राइवैलेंट। तो इस परिवार के हाइड्राइड का जनरल फार्मूला होगा MX3। क्या होगा, MX3। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। M का मतलब मेटल नहीं है यहाँ पर, M का मतलब जस्ट एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम कुछ और स्टडी करें तो इस एलिमेंट के पास, इस नाइट्रोजन परिवार का ये जो एलिमेंट है इस कंपाउंड में, इसके पास 3 सिग्मा है X के साथ, एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल हो गया 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल, एक लोन पेयर आ गया, मतलब वो पिरामिडल। पिरामिडल डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये सारी स्पेसीज पोलर होंगी। कैसी होंगी, पोलर होंगी। बस समझ में आ रहा है इतना, क्लियर। हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर लुईस बेसिस। ये सभी क्या होंगे, लुईस बेसिस। sp3 मध्ये ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री पिरामिडल, एंड जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। समझ रहे हैं ना इन बातों को, ठीक है। अब बहुत ही डिटेल पर तो नहीं जा सकते, ठीक है। नाइट्रोजन का, अरे यार X3 क्यों लिखा, हाइड्राइड है ना, MH3, सॉरी MH3, हाइड्राइड MH3, ठीक है ना, ओके। सुधार लो इसको सब लोग, हाइड्राइड की बात चल रही, MH3, ठीक है। आगे नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, अमोनिया, फास्फोरस का हाइड्राइड PS3, फॉस्फीन, आर्सेनिक का ASH3, आर्सीन, एंटीमनी SbS3, बिस्मथ BiH3। तो ये हो गया इस परिवार के हाइड्राइड्स। सभी के सेंटर एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इनमें से ये जो अमोनिया है, कौन है, अमोनिया। अमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल होगा, हाईली सॉल्युबल इन वाटर देन अदर्स। दूसरों से अमोनिया पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों, तो आपको पता है अमोनिया के पास N से जुड़ा हुआ H है, पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आया। तो जितने भी हाइड्राइड्स हैं इस परिवार में, इन सारे हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा पानी में सॉल्युबल कौन होगा, अमोनिया सॉल्युबल होगा। क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आती है थर्मल स्टेबिलिटी। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, इतने समझो। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। तो चलो चालू करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, साइज इंक्रीज कर रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो इस M का इस H के साथ जो बॉन्ड लेंथ है, MH बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज कर रही है। MH बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करने लगेगी। बात समझ में आ रहा है। ये छोटा बॉन्ड है तो मजबूत बॉन्ड होगा, ये बड़ा बॉन्ड है तो ये कमजोर बॉन्ड होगा। और अगर ये मजबूत बॉन्ड हो गए तो इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसको कम हीट करना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड वीक है। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। समझ में आया इतना। थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही। वापस आ जाओ। ऑन मूविंग टॉप टू डाउन, MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज की, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस तो जो थर्मल स्टेबिलिटी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। मतलब सबसे मुश्किल है NH बॉन्ड का टूटना और सबसे आसान है BiH बॉन्ड का टूटना, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड है और ये बड़ा बॉन्ड है। यहाँ ज़्यादा हीट चाहिए, यहाँ कम हीट चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ रिड्यूसिंग पावर। जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, ऑल हाइड्राइड्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा इनके हाइड्राइड्स की बात करते हैं, रिड्यूसिंग पावर की बात करें। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। दूसरों को रिड्यूस कैसे करेंगे, जब अपना हाइड्रोजन तोड़ के उनमें चिपका देंगे।
अब इनमें से कौन अपना हाइड्रोजन ईजिली तोड़ेगा? जो ईजिली जिसका हाइड्रोजन टूट जाएगा वही दूसरों में हाइड्रोजन को चिपका के उसको रिड्यूस कर देगा। तो इसका हाइड्रोजन तो मुश्किल से टूटेगा, इसका हाइड्रोजन आसानी से टूटेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ईजिली हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। रिमूव करेगा मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और वही हाइड्रोजन दूसरे में चिपका देगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा। रीजन सेम है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू रिमूव हाइड्रोजन, तो इसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन को रिमूव करने की सबसे ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। सेम रीजन, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीजेस करेगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करवा रहे हैं, इसको और समझते हैं। ऑर्गेनिक भी कहती है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, समझ में? और डेंसिटी ऑफ लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज कम तो लोन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा, लोन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा तो उसको डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा, डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज छोटा, नाइट्रोजन सबसे छोटा है, तो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा, लोन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। बिस्मथ का साइज बड़ा है तो लोन पेयर डिस्पर्स है पूरे एरिया में, लोन पेयर फैला हुआ है, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम, डेट मीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो ऊपर से नीचे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है? डिक्रीज। अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है और BiH3 सबसे कम बेसिक है। अमोनिया, इस परिवार में अमोनिया इज मोस्ट बेसिक। समझ रहे हैं इन बातों को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट बात करें अगर हम डाइपोल मोमेंट की, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब आप ही बताओ, ऊपर से नीचे जाने पे जो सेंटर एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? अगर हम पॉइजनस की बात करें, पॉइजनस नेचर की बात करें, क्लियर, तो इनका जो पॉइजनस नेचर है वो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। पॉइजनस नेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। जो बॉन्ड एंगल है इन हाइड्राइड्स का, वो बॉन्ड एंगल ऑन मूविंग टॉप टू डाउन डिक्रीज करता है। बॉन्ड एंगल क्या करता है? डिक्रीज। क्यों करता है? मैं रीजन बताता हूँ। बॉन्ड एंगल भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब देखो यहाँ पर सेंटर एटम चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड एंगल। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है, अब अमोनिया तो पिरामिडल है ना, टेट्राहीड्रल होता तो 109 डिग्री 28 मिनट। अब अमोनिया में क्या हुआ? एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उतने से कम होगा, 107 डिग्री होता। फॉस्फीन में एंगल जो है वो अप्रॉक्स 93, दिस इज 92, दिस इज 91, दिस इज 91, 1-2 डिग्री का फर्क हर बुक में हो सकता है, दैट डजंट मैटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि अमोनिया का एंगल तो टेट्राहीड्रल के करीब है, लेकिन ये जो बाकी सब हैं इनका जो एंगल है वो टेट्राहीड्रल के करीब नहीं है, वो 90 के करीब है। वो किसके करीब है? 90 के करीब। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज कर रहा है, और फिर ये चेक करेंगे कि बॉन्ड एंगल में ये सडन फॉल क्यों आया। दो काम करने वाले हैं, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट 2 मिनट में रिवाइज कराता आपको, ध्यान से पढ़ो। हाँ।